सुमन का पति विनोद ऑटो रिक्शा चलाता था। सर्दियों की रात एक सवारी को छोड़कर जब विनोद घर लौट रहा था तो कोहरे के कारण उसे सामने पेड़ दिखाई नहीं दिया और उसका ऑटो पेड़ से टकरा गया। इस कारण विनोद को काफी चोटें आई थी। विनोद आजकल घर पर ही था और काफी समय से काम भी बंद था। घर में पैसों की तंगी थी, इसलिए सुमन बहुत परेशान थी। क्या बात है सुमन, तूने बाजार से आने में बहुत देर लगा दी। अब कब सब्जी लाएगी, कब बनाएगी? तुझे पता है ना विनोद को समय से दवाई देनी होती है। माँ जी, किसी ने कपड़े की दुकान पर काम बताया था कि उन्हें दर्जी की जरूरत है, पर जब पहुंची तो पता चला कि उन्हें दर्जी मिल गया है। मम्मी, मैम ने बोला है कल से स्वेटर पहनकर आना, ठंड बढ़ गई है। आप मेरे साथ बाजार चलो, मुझे अपने लिए स्वेटर खरीदना है। अच्छा थोड़ी देर रुक, पापा को खाना देकर दवाई दे दूं, उसके बाद मैं तेरे साथ बाजार चलूंगी। पिंकी बेटा, तुम कौन से मोजे कह रही थी? मुझे बता दो, मैं लेते आऊंगी। मम्मी, मैम ने मुझे सफेद रंग के मोजे पहन कर आने के लिए बोला है, तो आप मेरे लिए लेते आना। सुमन, स्वेटर तो बहुत महंगा आएगा, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? रुको, मैं अनिल को फोन करता हूँ, वो कुछ पैसे उधार दे देगा, फिर मैं उसे चुका दूंगा। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मेरे पास पैसे हैं। आप दवाई खाकर सो जाओ, मैं तब तक बंटी के साथ बाजार होकर आती हूँ। सुमन, इधर आ बहू, सुन, ये 500 रुपए लेती जा, तेरे काम आएंगे। नहीं माँ जी, ये पैसे तो आपका नया चश्मा बनवाने के हैं। आपका चश्मा कितने समय से टूटा हुआ है। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं आज ही आपका चश्मा बनने दे आती हूँ। अरे मैं क्या करूंगी, बाद में बन जाएगा, इतनी जल्दी नहीं है। वैसे भी मेरा कहीं आना जाना नहीं होता। पर माँ जी, रख ले बहू, पहले बच्चों की चीजें आना जरूरी है। जा ले आ। सुमन ने अपनी सास से पैसे तो ले लिए, पर उसका मन नहीं मान रहा था, इसलिए वो अपनी सहेली वर्षा से कुछ मदद मांगने के लिए गई। वर्षा, मुझे 1000 रुपए उधार चाहिए थे। मैं दर्जी का काम ढूंढ ही रही हूँ, जैसे ही काम मिलेगा मैं तुरंत तुम्हारे पैसे लौटा जाऊंगी। अरे तू थोड़ी देर पहले आती, मैंने बिल्कुल अभी अभी अपनी काम वाली को 2000 रुपए पकड़ाए हैं। और तुझे तो पता है आजकल चोर उचक्कों का भरोसा नहीं है, इसलिए घर में कैश बिल्कुल नहीं रखती हूँ। सचमुच मुझे मना करते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, बाजार से जरूरी काम है। चल बंटी बेटा। सुमन की सहेली ने मुसीबत में उसका साथ नहीं दिया, जबकि सुमन ने कई बार अपनी सहेली वर्षा की मदद की थी। सुमन निराश होकर बाजार की तरफ चल पड़ती है। तभी उसकी नजर कपड़े के एक शोरूम पर जाती है, जहां एक मालिक फोन पर अपने नौकर पर गुस्सा कर रहा था। अरे तुझे बोला था ना कि दुल्हन का लहंगा तैयार करना है, और तू छुट्टी करके बैठ गया। अब लहंगे की फिटिंग कौन करेगा? लड़की पैसे देकर जा चुकी है, वो तो अपना लहंगा वापस लेने के लिए आएगी, क्या जवाब देंगे? अब क्या करूं, इतनी जल्दी कौन सा दर्जी मिलेगा जो लहंगे की फिटिंग कर दे? बंटी बेटा 2 मिनट रुक। नमस्ते सर, मेरा नाम सुमन है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मुझे दर्जी का काम आता है, अगर आप कहें तो मैं लहंगे की फिटिंग कर सकती हूँ। पर पता भी है कितना महंगा लहंगा है, अगर जरा सी भी खराबी हुई फिटिंग में तो, और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मुझे कैसे यकीन हो कि तुम्हें कपड़े सिलने आते हैं? सर एक बार मौका तो दीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं बहुत अच्छी फिटिंग करूंगी लहंगे की। अच्छा ठीक है, वो सामने एक गाउन आया हुआ है बहुत दिनों से फिटिंग के लिए, पहले एक बार उस गाउन की फिटिंग करके दिखा दो, फिर मैं देखता हूँ। मैं तो गाउन ऐसे ही वापस करने वाला था, जब दर्जी ही नहीं है तो फिटिंग कौन करेगा, पर एक बार तुम करके देख लो। ठीक है सर, मैं अभी कर देती हूँ। कुछ ही देर में सुमन सिलाई मशीन पर गाउन की फिटिंग कर देती है। कस्टमर जब अपना गाउन लेने के लिए आती है तो वो उसे पहनकर ट्राई करती है। मम्मी देखो, फिटिंग तो बहुत अच्छी आई है, कितना लूज गाउन था मुझे, और जो नाप मैं लिखवा कर गई थी बिल्कुल उसी नाप की फिटिंग आई है। आप तो कह रहे थे आपका टेलर अवेलेबल नहीं है, फिर ये किसने किया? ये आज ही काम पर आई हैं, अगर आपको काम पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है। सुमन, कल से तुम ही काम पर आओगी, और जितना भी यहाँ सिलाई का और फिटिंग का काम आएगा वो तुम ही करोगी, मैं तुम्हारी सैलरी फिक्स कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सुमन बहुत खुश होती है, उसे 15,000 रुपए महीने की नौकरी मिल जाती है। घर जाकर सुमन सबको ये खुशखबरी देती है। उसकी सास भी बहुत खुश थी। अगले दिन से सुमन काम पर जाने लगती है। वो बहुत ही मेहनत से शोरूम पर दर्जी का काम करती थी। उसका काम ग्राहकों को बहुत पसंद आता था। शोरूम का मालिक हमेशा सुमन को मेहनत से काम करते देखता था।
कुछ दिन बाद पुराना दर्जी लौट आता है। नमस्ते मालिक, मैं वापस लौट आया हूँ। वो गांव में जमीन पड़ी थी, वो बेचनी बहुत जरूरी थी, तो आपसे बिना कहे जाना पड़ा। अब वापस लौट आया हूँ। कल रात की बस से वापस आया तो सीधा आपके पास ही आया। मुझे पता है मेरे बिना आपको बड़ी परेशानी हो रही होगी। मेरे जैसा दर्जी आपको मिला ही नहीं होगा जो मेरी तरह काम करे। सुमन इधर आना। ये सेमी स्टिच दुल्हन का लहंगा सिलने के लिए आया हुआ है। 10 दिन बाद शादी है, तो लड़की ने सोमवार तक मंगवाया है। बहुत ही अच्छे से सिलाई करना, काफी महंगा लहंगा है। ठीक है सर, मैं कर दूंगी। अच्छा, तो आपने इसे काम पर रखा है। कोई बात नहीं मालिक, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। वो तो तुझे ढूंढना ही पड़ेगा, गलती तेरी है। तू मुझे बिना बताए गांव चला गया। मुझे कितनी परेशानी हुई, वो तो सुमन है जिसने समय पर काम कर दिया, वरना मेरा बहुत नुकसान होता। इसका पत्ता तो साफ करना ही पड़ेगा। सुमन कुछ सामान लेने के लिए अंदर जाती है तो दर्जी उस लहंगे को कैंची से काट देता है और मालिक से कहता है, मालिक ये लहंगा तो इसने गलत काट दिया। क्या कहा? गलत काट दिया? मालिक ये तो सिलाई में अनाड़ी है। सुमन, मुझे कहीं से भी या तो ऐसा लहंगा लाकर दो या फिर पूरे 25,000 रुपए लहंगे के वापस दो। पर सर, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? ये लहंगा मैंने नहीं काटा। सुमन रोने लगती है, पर शोरूम का मालिक उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता। दर्जी भी मन ही मन हंस रहा था। सुमन परेशान थी, वो बहुत रो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसी रास्ते एक महात्मा जा रहे थे। उनकी नजर सुमन पर पड़ती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? सुमन महात्मा को प्रणाम करती है और रोते हुए सारी बात बताती है। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें एक जादुई सिलाई मशीन दूंगा जिस पर कोई भी कपड़ा रखने से तुम्हारे मन मुताबिक लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर महात्मा हवा में जल छिड़कते हैं और उनके सामने एक सिलाई मशीन आ जाती है, जिसे वो सुमन को दे देते हैं। सुमन महात्मा जी को धन्यवाद देती है और सिलाई मशीन लेकर घर आ जाती है। सुमन के पास उस लहंगे की बाजू का कपड़ा था जिस लहंगे को दर्जी ने काट दिया था। सुमन लहंगे के कपड़े को सिलाई मशीन के ऊपर रख देती है और सिलाई मशीन बहुत ही सुंदर लहंगा सिलने लगती है। कुछ ही देर में एक जादुई लहंगा तैयार हो जाता है। माँ जी देखिए, बिल्कुल वैसा ही लहंगा बनकर तैयार हो गया जैसा मुझे चाहिए था। हाँ बहू, ये तो सचमुच जादू हो गया। वो महात्मा तो भगवान का रूप बनकर आए थे जिन्होंने तेरी सारी परेशानी दूर कर दी। हाँ माँ जी, अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं अपना खुद का बुटीक खोलूंगी और खुद का काम करूंगी। माँ जी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुमन तैयार लहंगा शोरूम के मालिक को दे देती है। शोरूम का मालिक बहुत शर्मिंदा था क्योंकि दुकान पर लगे कैमरे में पहले वाले दर्जी की सारी सच्चाई सामने आ गई थी। पर मालिक ने उस समय सुमन की बात पर विश्वास नहीं किया था। उस दिन के बाद सुमन उसी जादुई सिलाई मशीन पर जादुई लहंगे सिलने लगी। सुमन के परिवार में अब खुशियां ही खुशियां थी। किशनपुर गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति अपनी मां गोमती और बहन सुधा के साथ रहता था। गोमती और सुधा स्वभाव से बहुत ही तेज तर्रार थी। एक दिन राघव ने अपनी मां गोमती से कहा, माँ मैं प्रार्थना से शादी करना चाहता हूँ। पर वो तो एक अनाथ लड़की है। भले ही प्रार्थना अनाथ और गरीब है, पर वो स्वभाव की बहुत अच्छी है। उसे परिवार में मिलजुल कर रहना आता है। माँ भैया ठीक ही तो कह रहे हैं, आपको भी तो ऐसी ही बहू चाहिए थी जो आपकी और इस घर की देखभाल करे। भैया आप चिंता मत करो, माँ इस शादी के लिए मना नहीं करेंगी। आखिर वो आपसे कितना प्यार करती हैं। ये हुई ना प्यारी बहनों वाली बात। अच्छा मैं अभी बाजार होकर आता हूँ, फिर साथ में बैठकर कुछ अच्छा खाएंगे। तूने मुझे रोका क्यों? गरीब अनाथ लड़की को भला मैं अपने घर की बहू कैसे बना लूं? माँ तुम समझती नहीं हो, थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। आप बहुत समय से कह रही थी ना कि आपको इस घर में नौकरानी चाहिए, तो समझ लो कि नौकरानी आ रही है। दोनों बैठकर आराम से मजे उड़ाएंगे और भाभी काम करेगी। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। आखिर गई तो तू मुझ पर ही है ना। चल ठीक है, आने दे इस नौकरानी को घर में। अच्छे से काम ना निकाला तो मेरा भी नाम गोमती नहीं। राघव प्रार्थना से शादी कर लेता है। प्रार्थना बहुत ही सुंदर थी और स्वभाव की बहुत ही अच्छी। न जाने कितने अरमान लेकर प्रार्थना शादी करके ससुराल आई थी, पर उसे नहीं पता था कि उसकी सास और ननद उसके साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार करेंगी। क्या हुआ माँ, खाना लाने में इतनी देर कैसे लगा रही हो? मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है।
मैंने प्रार्थना बहू को मना किया था कि तू अभी रहने दे, अभी तुझे रसोई के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर उसने भी जिद कर ली थी। मैं देख कर आती हूँ कि वो क्या कर रही है। माँ जी, मैं बस खाना लाई रही थी। आपने कटहल की सब्जी बोली थी ना, तो उसे साफ करने में समय लग गया। लाओ मुझे दे दो, मैं राघव को दे देती हूँ। तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। क्या हुआ माँ, खाना तुमने बनाया है? हाँ, वो कटहल की सब्जी तुझे पसंद है ना, पर वो प्रार्थना बहू को बनानी नहीं आती, इसलिए मैंने ही बना दी। चल बैठकर खा ले। अरे वाह माँ, कटहल की सब्जी तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ। राघव काम पर चला जाता है। गोमती और सुधा इसी तरह प्रार्थना से नजरें बचाकर राघव से झूठ बोलती थी। गोमती और सुधा को तो बस इसी मौके का इंतजार था। वो दोनों सीधे प्रार्थना के कमरे में जाती हैं। ओ महारानी, बहुत हुआ आराम, चल अब काम पर लग जा। पर माँ जी, मैंने तो रसोई का सारा काम समेट लिया, अभी तो कोई काम ही नहीं बचा है। देखा माँ, इसकी तो जुबान भी निकल आई है। जैसा मैंने कहा है वैसा करो चुपचाप। कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, पहले वो धो लो और उसके बाद रसोई में बर्तन पड़े हैं, वो भी करने हैं। चलो माँ, कर लेगी अपने आप, नहीं करेगी तो करवाना हमें आता है। बेचारी प्रार्थना सारा दिन घर के काम करती रही। गोमती और सुधा इसी तरह प्रार्थना पर अत्याचार करती रहती थी, पर बेचारी प्रार्थना किसी से भी कुछ नहीं कहती थी। वो चुपचाप सारे काम कर लेती थी। प्रार्थना, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है ना? तुम मेरे साथ विवाह करके खुश तो हो ना? अगर मैंने इनसे माँ जी और सुधा दीदी के लिए कुछ भी कहा तो ये मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। मेरा चुप रहना ही ठीक है। नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। माँ जी और सुधा दीदी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। बेचारी प्रार्थना अपने पति से भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती थी। एक दिन प्रार्थना जब चाय छान रही थी तो उसके हाथ पर गरम गरम चाय गिर गई, जिसकी वजह से उसका हाथ जल गया। अरे, अब तुम्हारा तो पूरा हाथ जल गया है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बर्फ लगा ली है, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। अरे तू क्यों चिंता करता है, मैं और सुधा हैं यहाँ इसका ध्यान रखने के लिए। तुझे जरूरी काम से दूसरे गांव जाना है ना, फिर तुझे आने में रात हो जाएगी। माँ जी ठीक कह रही हैं, आप अपने काम से जाइए, आपका जाना जरूरी है। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? राघव को गए अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक सुधा आई और गोमती से बोली, माँ अब रसोई का काम कौन करेगा? इसने तो हाथ जला लिया है। मेरी सहेलियां आ रही हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? अरे तू चिंता क्यों करती है, यही बनाएगी खाना सबके लिए। और वैसे भी राघव रात तक वापस नहीं आने वाला, तो उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। और अगर इसने अपनी जुबान खोली तो फिर ये नहीं जानती मैं इसका क्या हाल करूंगी। प्रार्थना रोती जा रही थी और सारा काम कर रही थी। उसने अकेले ही ढेर सारा खाना बनाया और सबको खिलाया। प्रार्थना का मन बहुत दुखी था और उसके हाथ में भी दर्द था। जब सुधा गोमती के साथ अपनी सहेलियों में व्यस्त थी, प्रार्थना रोती हुई चुपचाप घर से चली गई और रोती हुई दूर एक नदी के किनारे जाकर बैठ गई। मैं क्या करूं भगवान, मेरे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपना दुख किसे कहूं? प्रार्थना फूट फूट कर रो ही रही थी कि तभी नदी में से एक देवी प्रकट होती है। तुम रो मत बेटी, तुम अपना दुख मुझे कह सकती हो। आप कौन है? बेटी मैं नदी की देवी हूँ, तुम मुझे माँ कह सकती हो। प्रार्थना नदी की देवी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। नदी की देवी प्रार्थना से कहती है, प्रार्थना ये एक जादुई नदी है, अपना हाथ इस नदी के पानी में डुबो दो। माँ मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हें रुलाएगा तुम्हारे आंसुओं की नदी में बह जाएगा। अब तुम बिना घबराए घर जाओ। प्रार्थना घर आ जाती है, पर तब तक राघव भी घर आ चुका था। देखा राघव बेटा, सारा घर का काम छोड़कर ये घूमने चली गई। मैंने और सुधा ने मिलकर ही सुधा की सहेलियों के लिए सारा खाना बनाया। अरे हमने तो इससे इतना कहा था कि तेरा हाथ जला हुआ है तो तू आराम कर ले। हमने इससे काम करने के लिए थोड़ी कहा था जो ये चुपचाप हमें बिना बताए चली गई। ये सब क्या देख रहा हूँ प्रार्थना, तुम्हें माँ और सुधा से क्या परेशानी है? भैया ये तो हम दोनों से ही जलती हैं। जिस दिन से ये आपके साथ शादी करके आई है ये हमें एक आंख पसंद नहीं करती। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सारा खाना बना कर ही गई थी। मेरा मन उदास था इसीलिए कुछ देर के लिए चली गई थी। अगर तू सारा खाना बना कर गई थी तो हम दोनों माँ बेटी क्या झूठ बोल रहे हैं? राघव अगर तुझे इस पर विश्वास है तो एक काम कर, हम दोनों माँ बेटी यहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं।
अब तो भाभी तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। हम दोनों माँ बेटी को घर से बेघर क्यों कर रही हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाती हो। मैं सच कह रही हूँ, ये लोग मेरे से बहुत काम करवाती थी और आज भी मैंने ही खाना बनाया है। प्रार्थना रोते रोते राघव को अब तक की सारी बात बताती है, पर अचानक प्रार्थना की आंखों से गिरे आंसू एक नदी का रूप ले लेते हैं और गोमती और सुधा उस नदी में डूबने लगती हैं। नदी के ऊपर गोमती और सुधा के द्वारा किए गए अब तक के सारे अत्याचारों का चित्रण आ जाता है, जिसे देखकर राघव गुस्से में आ जाता है। राघव बेटा बचाओ, हम डूब रहे हैं। भैया बचाओ, ये नदी हमें ले डूबेगी। माँ सुधा, मैंने सब देख लिया है। तुम लोगों ने प्रार्थना पर कितने अत्याचार किए, पर ये बेचारी कुछ भी नहीं बोली। अब यही आप दोनों को बचा सकती है। प्रार्थना बहू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमने तुम्हें बहुत दुख दिए, हमें बचा लो। भाभी, मैंने आपको बहुत सताया, पर मैं मरना नहीं चाहती, मुझे माफ कर दो। हे नदी की देवी, ये जैसी भी है मेरी माँ समान सास और मेरी बहन समान ननद है, इन्हें माफ कर दो। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ठीक है प्रार्थना, अगर तुम चाहती हो तो मैं इन दोनों को माफ कर देती हूँ। तुम सदैव अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन यापन करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गोमती और सुधा को एहसास हो गया कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुराई हम पर पलट कर आती है।